Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. Hi, I'm Seema Kapoor. You are watching us on Galata India. कश्यप, अनुराग कश्यप, उसने कहा भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग, वो तो नाम है अनुराग कश्यप का कि मैं 28 करोड़ का दावा करूँगी। अब काय पे करूँगी मुझे नहीं मालूम, मेरे वकीलों ने उनको जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ पे भी आ गई थी इसी सोसाइटी में, नीचे बहुत गाली वाली दे रही थी। वॉचमैन ने मुझे इंटरकॉम पे फ़ोन किया कि वो कोई मैडम आई हैं, वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, और ये मैंने फिर पुलिस में एनसी भी लिखवाई थी। पुरी साहब यहाँ थे, मैंने कहा पुरी साहब आप जाइए, ये क्या है गाली गलौज, हमने तो ज़िंदगी में ऐसी लड़ाई नहीं देखी है। डार्क फेज़ था मेरी लाइफ का, क्या बना रहे हो, और छोटे लोगों को मार दिया आपने, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ा दी आपने। अब या तो नाम वाला डायरेक्टर हो, या नाम वाला प्रोड्यूसर हो, या नाम वाला प्रोडक्शन हाउस हो, और नाम वाले कलाकार हो, बस यही चल रहे हैं। तो नाम वाले तो इतने करोड़ों रुपए लेते, वो आपकी फिल्म में क्यों आएंगे? कोई छोटा, मैंने पढ़ा वो, मेरे कहने से कोई गुटखा खाएगा? मैंने कहा अगर आपके कहने से नहीं खा रहा है तो आपको इतने लाख रुपए क्यों दे रहा है कोई? आज जो बड़े बड़े कलाकार गुटकों के ऐड कर रहे हैं, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हैं लोग? और आखिरी पल में हम लोग साथ थे पूरे 10 साल के करीब, और वो दुख भी हमने साथ ही झेले हैं। और ईश्वर, क्रिटिसाइज मत कीजिए, वो बहुत अच्छी सोल थे और बहुत दुख में गए हैं वो। जाह्नवी ने बीच में अपनी एक मुझे बात करती थी तो एक पोइट्री भी कुछ सुनाई थी, उसने लिखी थी। तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा तुम लिखा करो, तुम्हारे एक्सप्रेशन और खुलेंगे इससे। तो इस तरह से। Hi, this is Jay and you're watching me on Galata India, and today we have Seema Kapoor, the guest in Galata India. Welcome ma'am. थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूँ गुजरी है अब तक, मैंने अब तक ये बुक पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिनॉप्सिस पढ़ी थी, काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखी गई है इस बुक में। मतलब ये ऑडियंस के ध्यान में रखकर आपने इस तरीके से लिखा है? नहीं, मैंने किसी को ध्यान में रखकर नहीं लिखा है। एक आसान भाषा समझना सबके लिए आसान होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मैंने मुश्किल शब्द नहीं इस्तेमाल किए। जो हम बोलचाल की भाषा जो होती है उसी तरह का उसकी शैली है। और मैंने कोशिश की है कि ज़िंदगी के वो ही इंसिडेंट जो हैं मेरे, वो लिखे जाएं जो थोड़े से या तो ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, या संघर्ष हैं जिनमें चैलेंजेस हैं लाइफ के, और या इमोशन से रिलेटेड हैं। और जिससे कि क्या होता है कि जो पढ़ता है किताब, उसको इंटरेस्ट हो आपकी ज़िंदगी में। और हम लोगों की ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई, इतनी जगहों से गुजरी है कि सबको एक्सपीरियंस जब उसमें मैंने शेयर किए हैं तो ज़रूर उनको अच्छे लगेंगे। वो आपने बयां भी किया है किताब में, जहाँ पे आपने लिखा भी है कि आपकी कई ऐसी ज़िंदगी के पन्नों में जहाँ पे आपने अप्स एंड डाउन्स देखा, बट लेकिन आप चलती रहीं कि आगे देख लिया जाएगा क्या होगा। तो अगर आप वो अनुभव को हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, 1 घंटे या आधा घंटे में पूरी ज़िंदगी तो नहीं शेयर की जा सकती, लेकिन याद किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि किताब राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है, तो मैं उनकी मतलब उनको धन्यवाद भी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी। इसको रख ही लीजिएगा। तो बचपन हमारा बहुत रिच था, पैसों से नहीं, रिलेशनशिप से, और जो एक्सपीरियंस थे, क्योंकि थिएटर कंपनी थी मेरे फादर की,
और वो थिएटर कंपनी गांव-गांव जाती थी और उसमें जैसे ही फिल्में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, फिल्मों का दौर शुरू हो गया। जब उन्होंने शुरू की थी तो फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं थी, छोटी-छोटी जगहों पे सिनेमा घर नहीं थे, बड़े-बड़े शहरों में हुआ करते थे। फिल्में भी कम बनती थीं और फिल्मों का इतना लोग जानते नहीं थे फिल्मों के बारे लोगों में। तक पहुंच नहीं पाया था उस जी। टाइम सिनेमा, क्योंकि काफ़ी छोटे-छोटे जगह पे जी। एक छोटा थिएटर सा लगता था, या कैसे कि जैसे सिनेमा लगता है, हाँ, ऐसा था। लेकिन मनोरंजन के जो साधन थे जी। वो था थिएटर, नौटंकी, नाटक, कंपनियाँ ये हुआ करती थी और वो उस समय बड़े स्टार हुआ करते थे, उसके जो कलाकार होते थे, जैसे आज सिनेमा के कलाकार या टीवी के कलाकार बड़े स्टार हैं, तो उस समय थिएटर के कलाकार स्टार थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि थिएटर कंपनी जैसे जैसे फिल्में बढ़ने लगी, मैं तो सबसे कहती हूँ कि फिल्मों ने हमारी रोज़ी रोटी छीनी थी और आज हम सबको रोज़ी रोटी भी फिल्म ही दे रही है। इसके दोनों रूप हैं। तो उस ज़माने में जैसे ही जैसे फिल्म ज़्यादा बढ़ी तो थिएटर कंपनियाँ बंद होने लगी और सरवाइव करना थिएटर कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो जो दूसरी थिएटर कंपनियाँ थी, दो चार पांच जो भी रही होंगी भारत में, उनके कलाकार आके हमारे फादर की थिएटर कंपनी में आ गए और मेरे बाबूजी श्री मदन लाल कपूर, बहुत बड़ा नाम है थिएटर में उनका, उन्होंने सबको संरक्षण दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस दिन ये बुक लॉन्च हो रहा था, आई गेस बोनी कपूर जी भी वहाँ थे, वो भावुक हो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आपने उनकी दोनों बच्चियों को, जानवी और खुशी को, बिना फीस लिए पढ़ाया है। तो वो क्या था उस टाइम की बात बताइए। आज जब आप देखते हो उन दोनों को जितने जी अच्छे से दोनों मूवीज़ में काम कर रही हैं, नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़ा सा ही मैंने जानवी को वो किया है और अब आज वो बहुत अच्छा कर रही है और अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर है और मेहनती है, तो ये देख के खुशी होती है। और वो लोग तो फीस, मेरा पढ़ाने के पीछे यही कारण था कि रूमी जाफरी मेरे राखीबंद भाई हैं, छोटा भाई है मेरा, और बहुत फिल्में बहुत लिखी हैं उन्होंने, बहुत इंडस्ट्री के बहुत नाम हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इस तरह से जाह्नवी के लिए बोनी जी, तो बोनी जी को उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं मैं, क्योंकि हिंदी तो हम लोगों की बहुत अच्छी है। करेक्ट। और तो मैं गई तब श्री जी भी थी और बोनी जी, दोनों ने, मैंने कहा कि बिल्कुल। तो उन्होंने फ़ीस का पूछा, मैंने कहा घर के बच्चों को, और मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा राइटिंग और डायरेक्शन है, मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ सीरियल्स और ये, तो मेरा ये प्रोफेशन ही नहीं है। बिल्कुल। और उन दिनों मैं थोड़ा सा तकलीफ़ से गुज़र रही थी, इमोशनल बहुत, तो मुझे अच्छा ही लगा कि चली जाती थी। तो और जाह्नवी ने बीच में अपनी एक मुझे बात करती थी तो एक पोइट्री भी कुछ सुनाई थी, उसने लिखी थी। तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा तुम लिखा करो, तुम्हारे एक्सप्रेशन और खुलेंगे इससे। तो इस तरह से था वो घटना। जहाँ पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहाँ पे जाह्नवी कपूर इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी जब बोलने पे आई तो उनका मजाक उड़ा दिया गया। एंड देन जब वो 2 साल या 3 साल बाद आई एकदम हिंदी प्रॉपर सीख कर, तब उन्होंने लिटरली सबको शॉक कर दिया। तो क्या उनके पीछे आपकी हाथ थी? नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं, वो उसकी मेहनत है और उसका डेडिकेशन है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेरा तो इतना वो नहीं है जितना उसने सीखने में जो जान लगाई होगी। और किसी भी भाषा का, आज मैं बहुत अच्छी अगर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती हूँ, मैं बहुत अच्छी फ्रेंच नहीं बोल पाती हूँ, मैं जर्मन नहीं बोल पाती हूँ, भाषा क्या है? भाषा एक एक्सप्रेशन है आप तक मैं अपनी बात पहुँचाने का। जब भाषा नहीं थी तो हम इशारों में बात करते थे तो भी ज़िंदा रहते थे और तो भी ज़िंदगी चल रही थी। तो भाषा का मजाक उड़ाना से कोई मतलब बहुत ही बचकानी बात है, ये चाइल्डिश है। आप किसी भाषा को लेके झगड़ा करें
कि ये हम ये हैं और वो हैं, वो भाषा को लेके झगड़ा या भाषा को लेके सुपीरियर महसूस करना, वो मुझे गले नहीं उतरती है। क्योंकि आप श्रीदेवी से मिली हैं, वो कैसे थी एज इंसान? मेरे से जितना उनका इंटरेक्शन हुआ वो तो बहुत ही स्वीट थी, बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत वरीड थी कि भाई ये बेस्ट होके ये इंडस्ट्री में आए अगर आए तो। और अच्छी थी। मेरे बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है, बस उसी दिन 2 बार मिली हूँ मैं उनसे। आपने अपने अनुभव लिखे हैं बुक में, जो कि ओमपुरी जी के साथ था आपका। 10 साल आपने काफ़ी अच्छे गुजारे उनके साथ, पहले शादी से पहले की बात है। और जब शादी हो गया उसके बाद 8 महीने के बाद यू गॉट डाइवोर्स्ड। 8 महीने बाद नहीं, 90 में शादी हुई थी, 93 में डिवोर्स। 93 में डाइवोर्स हुए थे, ओके। 8 मंथ्स मैंने कहीं पढ़ा था, आफ्टर जस्ट मैरिज ऑफ 8 मंथ्स। नहीं, किसी और का वर्जन पढ़ लिया होगा आपने। तो फिर मैं आपकी वर्जन सुनना चाहूँगी आज। नहीं, जो सही है जी, जो सही है वही मैं बोलती हूँ। मुझे देखिए क्या है, मुझे किसी को ना तो अपमानित करना है और ना मुझे अपमानित होना है ना। मैं किसी को किसी पे कीचड़ भी नहीं उछालना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़िंदगी लिख रही हूँ जी, तो ये मैंने बहुत पहले से लिखना शुरू किया था। ये मेरे ख़्याल से मैं एक किताब में भी इसके अंश छपे थे। जी, उसका नाम दृश्यांतर था या मेरा भारत था। बिहार से निकलती थी, मिस्टर कश्यप हैं वो निकालते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका हम सीरीज़ टाइप कुछ निकालेंगे। तो वो बहुत पुरानी बात होगी, मेरे ख्याल से 2008-7 में या 5 में निकाली होगी। तो वो उसके कुछ अंश फिर मैं अपनी सीरियल वीरियल में लग गई थी। तो मैं जो भी है वो पूरी कोशिश करती हूँ ज़िंदगी में कि मैं सच पे रहूँ। हाँ, क्योंकि सच पे रहना आसान है, झूठ को याद रखना पड़ता है। करेक्ट। अभी मैंने आपसे कह दिया कि जी मैं ये चीज़ है, अब मुझे याद रखनी पड़ेगी वो झूठ। अगर मैंने आपसे कोई चीज़ झूठ बोली है कि नहीं मैं तो है ना उन दिनों बम्बई में नहीं थी, ठीक है, अब वो याद रखना पड़ेगा मुझे। फिर मैंने दूसरा कोई झूठ बोला, फिर याद रखा, कितनी तकलीफ है झूठ बोलने में। करेक्ट, करेक्ट। सच तो ये है कि हाँ भाई यहाँ थी वहाँ थी जो भी है। तो यही था कि अच्छे खासा सब था रिश्ता। और फिर इसके बाद दूसरी महिला आती है तो तकलीफ़ हो गई। हम लोग 93 में अलग हुए, लेकिन वो बात तो हो चुकी है। मैं प्रेफर करूँगी कि वो जब दोबारा आए हैं पुरी साहब, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि किताब में बहुत सारा थिएटर है। करेक्ट। उस ज़माने का थिएटर है जब आज का थिएटर नहीं है, वो ट्रेडिशनल थिएटर भी है, उसके लोग हैं। वो ट्रेडिशनल थिएटर क्या होता था, वो जो डाइंग आर्ट जो था ना, जो मर रहा था और मर चुका है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मतलब पुरी साहब नाम वाले हैं और विनोद चोपड़ा नाम वाले हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि है ना उनका नाम ख़राब नहीं करना चाहिए। पुस्तक में मैंने जो किताब में लिखा है वो बहुत ही खूबसूरती से बिना अपमान किए किसी के रिश्तों को लिखा है। अब क्या होता है कि अपनी चीज़ बेचने के लिए जो टाइटल्स दे देते हैं ना, वो थोड़ा हर्ट होते हैं उससे। हाँ, किताब पढ़ के अगर चीज़ें बोली जाएं तो मैं समझती हूँ कि उनको बेचना है इस वजह से,
लेकिन उस वजह से संबंध मेरे जो इतने ब्यूटीफुल हैं सब लोगों से, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा जी। कि आपकी शादी से पहले जो थी संबंध वो काफ़ी अच्छा था, कहीं आपने लिखा भी है ये चीज़ जी। कि आप दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। जी 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 जी। तो इसलिए और मैंने हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, मेरी और पुरी साहब की अंडरस्टैंडिंग। एक तो क्या है, वो बहुत केयरिंग थे, सबके लिए केयरिंग थे, लेकिन जाहिर है आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए ज़्यादा होते हैं। करेक्ट। मेरी मदर के लिए, मेरे फादर के लिए, सबके लिए वो बहुत प्यार था उनको। और मेरे फादर भी उनको बहुत प्यार करते थे। और जब भी वो आते थे बाबूजी से मिलते थे, तो और हम लोग हंसते बहुत थे। हमारा ये था कि इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ भी देख लेते थे तो एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ता था कि ये है और इसलिए हंसे, बस वो देखा और हम दोनों एक ही चीज़ पे हंसते थे। तो बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत उनके साथ जो भी समय बीता। लेकिन आखिरी के जो 10 साल हैं वो उनके बहुत त्रासदीपूर्ण रहे, बहुत ही ट्रैजिक रहे, जो वो डिज़र्व नहीं करते थे। वो इतनी उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की थी, उन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया था, बिना समझौता किए, कोई गलत काम नहीं किया था उन्होंने, करेक्ट। है ना। तो पुरी साहब की ज़िंदगी के जो संघर्ष थे, उनको कहीं से बचपन से लेके जवानी तक कहीं से सपोर्ट नहीं मिला था। उस पे भी उन्होंने पढ़ाई की, और किस तरह से वो पटियाला से और सिनौर से पटियाला साइकिल से जाते थे, कॉलेज किया उन्होंने, कैसे लिख के, और मतलब इतने संघर्ष किए हैं उन्होंने। बर्तन मांजे हैं ढाबे पे ना, चाय की, कई सारे जी। संघर्ष। और उसके बाद उन्होंने NSD आए, उसके बाद FTI आए। FTI जब आए थे तो उनको किसी ने कहा था कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, FTI पहुंच जाओ। अब FTI जब पूना इंस्टीट्यूट पहुंच गए तो उन्होंने बैकआउट कर लिया कि हम नहीं फीस दे सकेंगे। अब सोचिए, एक बच्चे ही थे उस वक्त, 20-22 साल के रहे होंगे क्या, वो वहाँ भी पहुँच गए, और वहाँ जाके ना किसी से पहचान ना कुछ, और इंस्टीट्यूट का फीस कौन भरेगा, खाने का कौन करेगा। लेकिन कैसे उन्होंने किया होगा, ऐसे व्यक्ति थे, और ऐसे उन्होंने अपना इंटरनेशनल नाम बनाया था। अब कुछ रिलेशनशिप की वजह से उस नाम को हम बदनाम कर दें, वो अपने आप को डिफेंड करने अभी नहीं आ पाएंगे। फिर उन्होंने जो भी है उनके और मेरे बीच का जो भी वो था, मैंने उसको पब्लिक नहीं किया था। मैंने उस घर को छोड़ा था, मैं छोड़ के गई थी, है ना। मैं उस घर से निकल गई थी। मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है। उनका अफेयर नंदिता की बढ़ गए थे और ये सब, और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे को मेरे नुकसान उस वक्त, तो मैं चली गई थी। लेकिन मैंने उनको बदनाम नहीं किया, तो अब क्यों करूँगी बदनाम, अब क्यों उनका नाम ख़राब करूँगी, जबकि वो वापस आ गए थे। और उन्होंने जो भी तकलीफ़ें, शादी उनकी सेकंड मैरिज के बाद जो भी उनको तकलीफ़ें हुई थी, मेन जो हुआ था वो था कि वो उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था। जी। तो वो बता रहे थे, मुझे बताया था उन्होंने उनके हाथ कांपने लगे थे, उनकी नर्व्स जो थी वो डैमेज हो गई थी। बट आप टच में थे उनसे? जी, नहीं, संबंध में थे आप आफ्टर? वो तो कुछ कितने सालों बाद, 93 के बाद, वो 2005 में या 6 में, से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो उनका फ़ोन आता है मुझे, और वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, मेजर ऑपरेशन था उनका लंदन में। और तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, इस तरह से तो मैं कोर्ट में घसीट लाया और ये सब, और ये मेरे से कैसे हो गया। तो अपने आप में ये एक, वो ना चाहते तो माफ़ी मांग नहीं भी मांग सकते थे। क्या जा रहा था, इतने साल तो नहीं कुछ माफ़ी मांगी, ज़िंदगी चली रही थी, और वो तो तब तक तो और भी उनका बहुत बड़े स्टार बन गए थे।
नहीं मांगते। तो एक ये बड़प्पन भी है। माफ़ी मांगना अपने आप में बहुत बहुत कोई नहीं मुश्किल काम मांगता, है, हर कोई मुश्किल नहीं काम मांगता, है। बिल्कुल। ख़ास तौर से अगर आप सक्षम हैं बिल्कुल। तो भी अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ये बड़ी बात है। करेक्ट। और माफ़ी नहीं करना मेरी प्रकृति में नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है कि मैं कोई माफ़ी मांगे और मैं वो वेंजेंस लेके या गुस्सा लेके या तकलीफ़ लेके बैठना मेरा नेचर नहीं है। करेक्ट। माफ़ भी किया, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिनों में वो जब रिकवर हो गए तब आके उन्होंने बताया कि जो केयर और स्नेह फैमिली से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उन्हें। तो वो इनसिक्योर हो गए हैं कि मैं बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अभी तो जब वो बीमार हुए थे तब तो ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, और जब वो चले गए हैं, मतलब डेथ हो गई है, तब भी उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। He could have survived more. हाँ हाँ, Right. तो उस तरह से तो अच्छी हेल्थ थी। Right. तो पंजाबी वो पूरा वो था हट्टा उनका, कट्टा हाँ, इंसान था। बस नर्व्स की ही उनकी थोड़ी थी, स्लीप एपनिया भी हो गया था। तो हो ही जाता है, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जब ये बीमारी की वजह से उन्हें डिप्रेशन शुरू हो गया था, डिप्रेशन की भी दवाई लेते थे और नींद की भी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ हो जाती है आपके, जब आप यंग होते हैं और आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, या आपका ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर ने कहा था अगर 2 दिन लेट हो जाते तो पूरी ज़िंदगी को व्हील चेयर पे आ जाते, तो एक इनसिक्योरिटी तो लाइफ की शुरू ही हो जाती है कि ये होगा। फिर आपको ये लगता है कि आपके आसपास वो लोग रहें जो आपकी केयर कर सकें जब आप कुछ नहीं हो। तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं अपने ओल्ड एज सीमा के साथ बिताना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू दिए इस पे मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई। मेरे ब्रदर अनु भैया ने कहा कि हाँ कि मतलब बुढ़ापा आप बिताना चाहते तो क्या आपको एक मेड सर्वेंट चाहिए क्या? करेक्ट। ऐसा नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था आउट ऑफ कि लव और केयर के केयर, हर कोई चाहता है कि केयर हो। उसमें अगर वो थोड़े से ये भी हो रहे थे, स्वार्थी भी हो रहे थे, तो भाई मैं उनकी मित्र थी। लेकिन उनका आना और हमारे उनका ये सपने देखना कि हम बुढ़ापा साथ गुजारेंगे। हम लोगों ने एक प्लॉट भी लिया था झालावाड़, जहाँ मेरा घर है। जी। तो उन्होंने कहा था हम यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और बुढ़ापा यहाँ पे शांति से गुजारेंगे। लेकिन शांति मेरे और उनके दोनों के नसीब में नहीं। तो फिर नंदिता लीगल एक्शन लेने में बहुत माहिर हैं, तो उन्होंने बहुत उनको परेशान किया। और आपके अगेंस्ट भी कुछ केसेस हुए मेरे थे? जी मेरे अगेंस्ट भी Identity काफ़ी, cases. जी जी Yes. जी काफ़ी केसेस उन्होंने डाले। और फिर पुरी साहब ने कहा कि सीमा, हम दोनों ने जॉइंट नेम पे वो लिया था प्लॉट जी। कि हम वहाँ घर बनाएंगे, बुढ़ापा गुजारेंगे। जी। फिर पुरी साहब ने कहा सीमा नहीं, ये बहुत परेशान करेंगी और तुम ये प्लॉट मुझसे ख़रीद लो। तो वो मैंने ख़रीद भी लिया था उनसे। फिर ऐसे ही उन्होंने एक घर लिया था वहाँ झालावाड़ में। कि इंसान ये सोचता है बुढ़ापे में उतनी कमाई नहीं होगी तो ऐसी जगह जाके रहें जहाँ के ख़र्चे कम हों, जहाँ अपने लोग हों। तो झालावाड़ में सारे अपने लोग थे। पुरी साहब मेरी एब्सेंस में भी झालावाड़ जाके वहाँ रहा करते थे। उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे आम के और ये सब। फिर लीगल एक्शन, इवन अनुभया की सोसाइटी में उन्होंने एडवांस भी दे दिया था कि भाई दूर रहूँगा मैं, क्योंकि केस पुरी साहब ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था नंदिता के ऊपर। तो वहाँ रहना, तो भी नंदिता ने फिर लीगल एक्शन ले लिया कि आप इस प्रोसेस में हैं, आप नहीं ले सकते मकान। तो वो इतने परेशान। अच्छा क्या होता है, कलाकार इंसान जो होता है ना, वो ये दुनियादारी और ये छल कपट नहीं जानता है। उससे अगर गलती होती है तो होती है, लेकिन है ना दूर की सोच के और आप ना बहुत सोच के और कैलकुलेटिव हो के और आप मूव करते हैं या वो करते हैं, वो नहीं उनको आता था।
बट मैम क्या आप हर्ट थी जब उन्होंने मना कर दिया था कि व्हेन यू वर प्रेग्नेंट एंड ही सेड दैट इट्स नॉट माय चाइल्ड? वो तो हर्ट तो होंगी मैं, कोई भी हर्ट होगा, दुनिया का ऐसा कौन सा है जो हर्ट नहीं होगा। लेकिन मैं फिर आपको वही बोलना चाहती हूँ कि वो बात है 35 साल पुरानी, उसको लेके आज क्योंकि वो मुझे किताब में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी लिख रही हूँ, तो वो तो एक हिस्सा है। घटना है, वो लिखना ही पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन जो मेन वो जो सिंपथी के पुरी साहब जो हकदार हैं, वो सिंपथी के हकदार हैं, क्रिटिसिज्म के हकदार नहीं है। वो जो उनके साथ ये 10 सालों में हुआ है, लास्ट के 10 सालों में, वो बहुत पैथेटिक है, बहुत दुखदाई है, वो बहुत ही ट्रैजिक है, त्रासदी वाला है कि केस पे केस। आप सोचिए ओमपुरी जैसे महान एक्टर, जिसने ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिसने कभी किसी का के साथ अन्याय नहीं किया, मेरे को छोड़ के थोड़ा बहुत मेरे साथ जो भी हुआ तो वो तो मैंने माफ़ कर दिया, तो उस पर तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए भाई। अब उसको कुरेदना और खोदने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे साथ हुआ, मैंने माफ़ कर दिया, ख़त्म कहानी, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा कलाकार, आप उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल के और वो कोर्ट में खड़े हैं, और कौन से कोर्ट में खड़े हैं? क्रिमिनल कोर्ट में खड़े हैं, जिसमें जेब कतरे भी खड़े हैं और मर्डरर भी खड़े हैं, रेपिस्ट भी खड़े हैं, सबके बीच में, ऐसे के बीच में पुरी साहब और हम खड़े हुए हैं। कैसा लगता होगा? फिर एक ही नहीं, उन पे जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि रात में सो रहे हैं, सोते सोते फ़ोन आ रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। पुरी साहब के मैं तो सो रहा हूँ, टेंशन ही देंगी, और उसके बाद वो फ़ोन, मैंने कहा उठा लीजिए फ़ोन, यहाँ आ जाएंगी लड़ने, वो घर पे भी आ जाती हैं लड़ने। मैंने कहा ये सब नाटक के बदले उठा लीजिए। वो फ़ोन उठाते तो बोलते बच्चे ने 7th फ्लोर से छलांग लगा दी है, पुलिस आई हुई है, एम्बुलेंस है, और ये है वो है, मैं तुम लोगों को जेल करवा दूंगी, ये गाली गलौच। ये पुरी साहब तो गिर गए एकदम, क्योंकि नींद की गोली भी खाई हुई थी उन्होंने, डिप्रेशन की भी खा के, जो रात में आप ना, और क्या हालत हो सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है किसी का, इस तरह के आप झूठे। मैंने वॉचमैन से कहा, मैंने कहा तो चला नहीं सकते हैं गाड़ी, उसको आती थी, एक वॉचमैन था पहले हमारे पास, मैंने कहा गाड़ी लेके तुम जाओ, मैं तो लेके नहीं जा सकती हूँ वहाँ पर, क्या है। और हम लोगों की मतलब जो टेंशन है वो इतनी पीक पे थी कि अगर ऐसा हो गया तो पुरी साहब तो अपने बच्चे से, उनके लिए वो बोलते थे मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा, ये दो ही जो हैं वो प्रिय हैं। बच्चे को उन्होंने कभी डिप्राइव नहीं किया। जब वहाँ पहुँचे तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब आप बताइए ऐसे। फिर सुबह उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट की थी कि इस तरह का जो मेंटल प्रेशर और हरासमेंट जो है वो है, क्योंकि पुरी साहब ने उनको डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, फिर वो जुडिशल सेपरेशन में भी थी, इसलिए बच्चे से नहीं मिलवाना ये एक उनके लिए बहुत त्रासदी थी। जब चाहे जब मिल लें, जब चाहे जब मना कर दें, ये चीज़ें चल रही थी, तो वो बहुत तकलीफ़ में थे। इसलिए उन्होंने यहाँ ऑकलैंड में वो लिया था कि मैं बच्चे से मिल लिया करूँगा, उसको समझाते भी थे। लेकिन और फिर सबके होते संसार में अकेले ही गए वो, पता नहीं क्या हुआ टाइम से पहले। बट आपके संबंध कैसे थे नंदिता के साथ? मेरे संबंध कैसे होंगे नंदिता के साथ? उन्हें कभी बात करने की या समझाने की कोशिश नहीं, वो तो हमेशा जब भी जो हम पे केसेस कर रही हैं, एक के बाद एक, अभी भी उन्होंने एक नोटिस भिजवाया था कि मैं 28 करोड़ का दावा करूंगी। अब काय पे करूंगी मुझे नहीं मालूम, मेरे वकीलों ने उनको जवाब दे दिया।
लेकिन यहाँ पे भी आ गई थी इसी सोसाइटी में, नीचे बहुत गाली वाली दे रही थी। वॉचमैन ने मुझे इंटरकॉम पे फ़ोन किया कि वो कोई मैडम आई हैं, वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, और ये वही मैंने फिर पुलिस में एनसी भी लिखवाई थी। पुरी साहब यहाँ थे, मैंने कहा पुरी साहब आप जाइए, ये क्या है गाली गलौज, हमने तो ज़िंदगी में ऐसी लड़ाई नहीं देखी है। तो इसलिए सम्मत मैं तो चाहती हूँ कि वो शांत हो जाए, सेटल हो जाए। हाँ, हमने उनका कुछ नहीं छीना है, Exactly. हमने उनकी कुछ भी नहीं छीना है, ना पहले, मैं तो घर छोड़ के आ गई थी। वो कहती हैं कि अब जो जाने दीजिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट ऐसा बने कि उन्होंने ये कहा और मैंने ये कहा। मेरी किताब जो है वो एक साहित्य का एक है ना, साहित्य है वो। बेसिकली आपने जो सहा है आप वो बयां कर रही हैं। जी, तो उसमें बुक में भी आपने लिखा है। जी, उसमें क्या है, ये जो चैप्टर हैं ये समझिए कि 20% है जी। 80% तो मेरी दूसरी ज़िंदगी है Correct. कि कैसे एक महिला, एक स्त्री संघर्ष करके आती है, कैसे उसका परिवार संघर्ष के बावजूद अपने सिद्धांत जो हैं वो सिद्धांतों पे जीता है। वो स्ट्रॉन्ग स्त्री की कहानी है ये। करेक्ट, एक इंडिविजुअल जी, स्त्री की कहानी है। ऐसी घटना हुई हैं 2, तो उसकी वजह से बहुत मतलब मुझे तो उस किताब में कहना था, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इस तरह के कई बार समाज में राक्षस होते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा राक्षस हो गए, पहले तो कम ही थे। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे भाग्य में ऐसा वो था, उसकी वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी। उसकी वजह से मैं बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म हो गया था, बहुत उदास रहती थी। अच्छा, घर में सब लोग संघर्ष कर रहे थे, भाई लोग जो थे वो पढ़ रहे थे, माताजी वो स्कूल मतलब पढ़ाने में और नौकरी की तलाश में ज़्यादा रहती थी। तो किसी ने वो चेंजेस महसूस नहीं किए, उसको एक पार्ट ही समझा। ना आपने कभी शेयर की, ना मैंने शेयर की, क्योंकि उस टाइम बच्चा क्या होता है, डर जाता है। हाँ, और आज भी कई घरों में ये हाल है कि बच्चे डर जाते हैं बोलने से पहले। तो मैं इसको सेंसेशनल नहीं बनाना चाहती थी और ना बनाऊंगी, लेकिन ये कहना इसलिए चाहती हूँ कि हमारे घरों में भी बच्चियाँ होती हैं, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्रस्ट करना ख़त्म कर दें लोगों पे, लेकिन वो टेंडर एज होती है, और उस एज में जितना घर के लोग बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके बिहेवियर को देखेंगे। हम तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनका भी अगर बिहेवियर थोड़ा सा भी अनयूजुअल होता है, थोड़ा सा भी ऐसा होता है, तो बार बार पूछते हैं कि भाई तुझे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। आजकल के बच्चे गूगल पे चले जाते हैं, कहाँ चले जाएं, डार्क वेब पे चले जाएं, यहाँ चले जाएं। हम भी तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि किनसे संबंध हो गया है, कौन तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, क्या है। तो हम इतने अवेयर हो गए, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं। और अभी भी मैं बोलती हूँ कि जो नहीं है अवेयर वो ज़रा हो अवेयर। बच्चा ड्रग पे चला जाता है, जब वो हाथ से निकल जाता है तब आपको मालूम पड़ता है। तो थोड़े से ये ध्यान अगर रख लें कि क्यों इतनी देर बाथरूम में लगा रहा है बच्चा, क्यों अकेले में रहना चाह रहा है वो, क्योंकि बच्चा की ये प्रकृति नहीं है, ये नेचर नहीं है कि वो अकेले में रहे, वो तो लोगों के बीच रहे। तो इसलिए मैंने ये किया कि भाई हाँ, ये एक डार्क फेज़ था मेरी लाइफ का, और उसकी वजह से बहुत सालों तक, बल्कि अभी भी शायद वो सबकॉन्शियस में आपके जो फियर बैठ जाता है, तो वो कहीं भी जाओगे तो ये याद आता रहता है। हाँ, वो बार बार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज से याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल, वो तो मेडिटेशन वगैरह करके उस फियर से निकली हूँ मैं। लेकिन जैसे होता है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अब वो मुझे मालूम है वो बेचारी
निरापद है, कोई कोई नहीं वो कर नहीं पाती, लेकिन फिर भी आपको सांप से नहीं लगता। अब ये है आपके ना सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं पूरी ज़िंदगी हो गई काम करते हुए मुझे। मैं अपने पैरों पे पूरी ज़िंदगी काम ही करती रही, और पुरी साहब और हमने यही सोचा था कि काम तो कर ही रहे हैं। वो बीमारी के बाद उनके हाथ बहुत कांपने लगे थे, तो चिट्ठियाँ जो भी लिखते थे वो बहुत कांपते हुए लिखते थे, क्योंकि नर्व्स थोड़ी डैमेज हो गई थी। तो ये है एक ज़िंदगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बुक से अगर स्त्रियों को प्रेरणा मिल सके कि कहीं भी रुक नहीं जाना चाहिए ज़िंदगी में, जितने भी टर्मोइल आएँ, जितने भी हादसे हों, जीवन, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। करेक्ट। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, और इसको पूरी तरह बिना किसी को हर्ट किए एंजॉय करना चाहिए। अनु कपूर सर का क्या रिएक्शंस था इन सब के बाद? अनु भाई जो हैं वो मेरे 3 भाई हैं, उनमें अकेली मैं बहन हूँ। हाँ, तो जाहिर है कि लाडली हूँ सबकी। करेक्ट। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, तीनों भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे आँख में आंसू या मेरी तकलीफ़ उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो जाहिर है कि वो हर्ट थे, और सेकंड टाइम भी पुरी साहब जब आए तो उनको वो यही सोच रहे थे कि कहीं दोबारा वो तकलीफ़ में ना आ जाऊं, जो कि मैं आई हाँ। कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से। तो ये है। अब मैं अपना काम पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अभी एक वेब सीरीज़ बना रही हूँ। आई नो। तो उनको आपने लिया है उसमें? किनको? अनु सर को? हाँ, होंगे, बिल्कुल पार्ट होंगे। वो होंगे, रघुवीर भाई होंगे। हाँ। और भी लोग हैं। फिल्म बना रही हूँ मैं, पतंग। अभी जुलाई अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। सीरियल के लिए कर ही रहे हैं, तो बिजी। मैंने कहीं पढ़ा था मैम कि सीरियल में लता जी ने, आपके सीरियल में लता जी ने भी अपनी आवाज़ दी है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बताना चाहूँगी। प्लीज़। मैं मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर मैं किसी की फ़ैन हूँ, और फ़ैन तो बहुत छोटा शब्द है, हम लोग तो उनको गॉड ही बोलते थे। हाँ, सरस्वती का दूसरा रूप मानती हूँ लता जी को, और उनके गाने सुन के ही हम बड़े हुए हैं। करेक्ट। और मेरी किताब में आप देखेंगे कि गानों से मेरे बचपन का बहुत कनेक्शन है। बिल्कुल। ये गाना उस गांव में जब हमारी कंपनी लगी थी तब था। तो रफ़ी साहब और लता मंगेशकर, ये 2 लोग जो थे, तो मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं उनसे गाने गवाने का। हाँ। लेकिन एक मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तो उसमें मुझे ये मौका मिला कि मैं हृदयनाथ जी के पास गई। उनके जो ब्रदर हैं, जो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मैंने कहा कि जी, नीरज, गोपाल दास नीरज बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने उनसे गाना लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि आप कंपोज करेंगे और लता जी गाएंगे। लता जी ने वो गाना गाया। हाँ। वो इतना अच्छा और इतना ऐसा अनुभव रहा है मेरा कि मैं रोज़ उनके घर चली जाती थी पैडर रोड पे। हाँ। और जब तक वो थोड़ा सा देर में आती थी, या हृदयनाथ जी जैसे थोड़ी देर में आते थे, मैं पहले ही पहुंच गई, तो वो जो 10-15 मिनट होते थे ना, वो ऐसा लगता था कि मैं किसी मंदिर में आ गई, कि मतलब देवी के मंदिर में आ गई। यही वो हैं, यही वो आवाज़ है जिसे सुन के हम बड़े हुए हैं, डिवाइन। क्योंकि रफ़ी साहब और लता जी की जो आवाज़ है ना, वो डिविनिटी है उस आवाज़ में, उसमें दैवीय तत्व है। तो मैं वहाँ बैठी रहती थी, और लता जी का कमरा वो जहाँ सोफ़ा था उसके पास था, तो उसमें कोई भी सर्वेंट जाता था या आता था, तो अंदर से वो हवा आती थी एसी की। तो ऐसा लगता था कि जैसे ना मैं कोई ऐसे वन में पहुँच गई हूँ, है ना, जो स्वर्गीय आनंद जो होता था ना। फिर वो आ जाती थी अपनी सॉफ्ट वॉइस में, जो भी बात करती थी, तो वो बहुत वो अनुभव जो है। फिर उन्होंने गाना गाया, तो
तो मैं अपने आप को बहुत लकी, सौभाग्यशाली मानती हूँ बिल्कुल कि आखिरी के दिनों में लता जी ने वो गीत आपके गाया इसी था। के लिए गाना गाया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इंडस्ट्री की पार्ट रही हैं मैम कहीं ना कहीं, और इंडस्ट्री इस सालों में कितना इवॉल्व हुई है आपके हिसाब से? कई बार फिल्म्स हैं जो चल रही हैं, नई चल रही होती हैं, मतलब बाहर की फिल्में चल रही होती हैं, तो क्या चल के आ रहा है सिस्टम? अब मैं भी इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, छोटा ही सही, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक मशीन है, उसमें इतना सा जो पुर्जा है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। देखिए क्या है कि पहले फिल्में बनती थी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते थे, पैसा लगता है फिल्म में, और सभी ये चाहेंगे कि भाई फिल्म देखी जाए, बिके, फिल्म में पैसा आए, लेकिन वो जो होता था वो सेकंड होता था। वो आपका जो भाव होता था, थॉट होता था, वो सेकंड थॉट होता था। फर्स्ट होता था आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आपका जो कन्विक्शन डायरेक्टर का, चाहे आप विमल रॉय को उठा लीजिए, सत्यजीत रे को उठा लीजिए, गुरुदत्त को उठा लीजिए, ऋषिकेश मुखर्जी को उठा लीजिए, शक्ति सामंत को उठा लीजिए, ये अपने अपने तरह का सिनेमा बनाने वाले लोग थे। इनको कन्विक्शन था कि मुझे ये बनाना है। तो पहले वो अपने हिसाब से, और समाज के लिए भी वो जिम्मेदार थे। समाज की कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही वो मनोरंजन में ढालते थे, परोसते थे। आज क्या है, तो उनका सिनेमा, उनका आर्ट जो था वो नंबर 1 पे आता था उनकी ज़िंदगी में। राइट। सेकंड आता था कि भाई ये कैसे बेची जाए, तो थोड़े बड़े कलाकारों को ले लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी होता होगा वो। आज पहली प्रायोरिटी जो है वो हो गई है कि पैसा। तो जब आपकी जो प्रायोरिटी जो है वो पैसा हो जाती है, तो आर्ट तो गया, कहानी गई भाड़ में, आर्ट गया भाड़ में, हर चीज़ गई। अब आपको ये है कि कमाना कैसे है। तो आज कलाकार की ज़्यादा ना, जो फिल्म मेकर्स जिन्हें बोलते हैं, वो कलाकार के बदले बनिए ज़्यादा हैं, बिजनेसमैन हैं। और अगर एथिक्स नहीं हो, आप में पैशन नहीं हो और कंपैशन नहीं हो, तो कोई भी काम करने जाए, बिल्डिंग बनाने जाए कि सिनेमा बनाने जाए, और समाज के प्रति ये उत्तरदायित्व नहीं है इनका कोई। आप बताइए, 100-100 करोड़ की, 200-200 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं, पानी नहीं मांगती हैं, स्क्रिप्ट नहीं है उनमें अच्छी, कहानी नहीं है कुछ, आप क्यों बना रहे हो? आप जो छोटे फिल्म मेकर हैं, जो छोटी फिल्में बना के समाज को कुछ सामाजिक कुछ तो रोशनी देंगे, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी कहानियों से। जी बिल्कुल। अब आप क्या बना रहे हो, और छोटे लोगों को मार दिया आपने, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ा दी आपने। अब या तो नाम वाला डायरेक्टर हो, या नाम वाला प्रोड्यूसर हो, या नाम वाला प्रोडक्शन हाउस हो, और नाम वाले कलाकार हो, बस यही चल रहे। तो नाम वाले तो इतने करोड़ों रुपए लेते, वो आपकी फिल्म में क्यों आएंगे? कोई छोटा, मैंने पढ़ा वो कश्यप, अनुराग कश्यप, उसने कहा भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग, वो तो नाम है अनुराग कश्यप का, तो उनका छप भी गया छोड़ने का। बहुत सारे लोग चले गए, छोड़ के चले गए, जो सही मायने में फिल्म मेकर थे, जो सही मायने में सिनेमा बनाना चाहते थे, अच्छा सिनेमा बनाते थे, सार्थक सिनेमा बनाते थे, समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए सिनेमा बनाते थे, समाज की समस्याओं को लेकर सब बनाते थे, सब खत्म। कहीं ना कहीं बड़े एक्टर्स होंगे तो ही फिल्म देखने जाएंगे, बट थिएटर्स खाली जा रही है। मैं देख रही थी कि थिएटर्स पूरे खाली जा रहे हैं, बट नंबर्स जो हैं, थिएटर खाली होंगे लेकिन करोड़ों के टिकट खरीद लिए जाते हैं, ये बताने को कि फुल बुकिंग फुल है। अब ये सब चीज़ें, मेरे जैसा तो अगर मैं फिल्म बना रही हूँ, तो मेरी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई मैं तो ये करोड़ों रुपए का इस तरह से नहीं कर सकती हूँ।
तो ये ट्रेंड बदलना चाहिए। ऑडियंस को भी क्या होता है, ऑडियंस को भी हमको ट्रेंड करना पड़ता है। हमें जैसे हमारे माँ बाप ने पढ़ने का टेस्ट डेवलप किया, अभी मैं जापान में रहने जाऊंगी ना तो जैपनीज़ खाने का हमें टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, है ना। उसी तरह से साहित्य का, सिनेमा का आपको टेस्ट डेवलप करना हो तो ऊपर से नहीं, ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस को आप जो परोसेंगे धीरे धीरे वो उसकी आदत पड़ जाएगी। यही ऑडियंस है जो पहले अच्छा सिनेमा देखती थी, यही ऑडियंस है जो आज बिल्कुल। और जो एक्टर ये बोलते हैं कि भाई हम समाज सुधारक नहीं हैं, तो माफ़ करें वो गलत हैं। आपसे अगर देखिए, एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। पुरी साहब और हम दिल्ली गए शादी के बाद, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि एक ये गुटके का ऐड कर ले पुरी साहब, तो तुम लोगों का आने जाने का खर्चा ये हो जाएगा। ये बात है 90 की। मैं एकदम बिफर गई, मैंने कहा नहीं पुरी साहब नहीं करेंगे। तो पुरी साहब ने भी एक बार बोला कि अच्छा एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या लॉजिक है, मेरे कहने से कोई गुटखा खाएगा? मैंने कहा अगर आपके कहने से नहीं खा रहा है तो आपको इतने लाख रुपए क्यों दे रहा है कोई? आज जो बड़े बड़े कलाकार गुटकों के ऐड कर रहे हैं, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हैं लोग? क्यों देंगे बैठे बैठे? मुझे तो नहीं देंगे। करेक्ट है। मेरे कहने से तो कोई, इसका मतलब आपके कहने में बात है और आपके कहने से लोग खाएंगे, सही बात। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम समाज सुधारक नहीं हैं। करेक्ट है। आपकी किताब में कोई ऐसी किस्सा है जो अब तक बाहर नहीं आई है? बाकी मेरी तो आ किताब चुका में है इतना आ चुका है कि मुझे ये डर लगता है कि लोग, लेकिन है ना, लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो किस्से हैं 1 घंटे में जो मैं बता रही हूँ, ये ज़िंदगी है मेरी 65 साल की, ठीक है ना। बिल्कुल। और 65 साल में और एक किताब की शैली होती है, कहने की ढंग होता है। यहाँ तो मैं अलग ढंग से बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं बोलूँगी अगर मुझे प्रेम हुआ है तो मैं बोलूँगी भाई मुझे प्रेम हो गया, लेकिन जब किताब में लिखूँगी तो उसका पूरा एक 4 पेज होंगे कि कैसे फूल खिले, है ना, कैसे मन में भाव उठे, कैसे मन में ना जल तरंग बजी, है ना, वो सब वो शैली होती है कि इस वजह से लोगों को देखना चाहिए। तो बहुत सारे किस्से हैं, अनु भाई के साथ भी, रघुवीर भाई के साथ भी, पुरी साहब के साथ भी बहुत सारे भाई किस्से ये हैं। पार्ट हमने नहीं सुना था, जो पार्ट आपने हमें आज बताया है जी। कि आपका एक अच्छा और प्यारा सा रिलेशन भी था उनके साथ, जी। है ना, जहाँ खराब थी कुछ सालों बाद, बट आखिरी पलों में आपने उनका साथ दिया है कहीं ना कहीं। जो चीज़ आपने कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं आ पाया है। जी, और आखिरी पल में हम लोग साथ थे पूरे 10 साल के करीब, और वो दुख भी हमने साथ ही झेले हैं। और ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि अब वो जब आए संसार में, दोबारा जन्म लें, तो कलाकार तो अच्छे थे तो कलाकार ही बन के आएंगे, लेकिन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें और जो नेगेटिव लोगों से बच के रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। तो मेरा सिर्फ यही कहना है जी आप कि पुरी साहब को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, वो बहुत अच्छी सोल थे और बहुत दुख में गए हैं वो, जिसका मैं साक्षी रही हूँ, और हम दोनों ने दुख जो झेला है, तो उनसे उन्हें क्रिटिसिज्म की नहीं, उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.